बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत ये है। मैं हूँ फ़रियाल वक़ार। नाज़रीन, आप सबको सबसे पहले तो बहुत-बहुत मुबारक, क्योंकि हमेशा की तरह इंडिया ने इस बार भी घुटने टेक दिए और बहुत जल्दी घुटने टेक दिए। जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से एक जवाब गया और इंडिया जो है वो उसकी सारी अकड़ और सारा गुस्सा और सारे राफ़ेल और सारी जो चीज़ें थी, वो इतना ज़्यादा, जो अस्करी बजट और इतना सारी फ़ौज, इतना सारा सामान जिसमें गोलियाँ, बारूद, टैंक, जहाज़, जो भी आप कह लें, सब कुछ पाकिस्तान से तादाद में ज़्यादा। लेकिन पाकिस्तान के हमेशा की तरह पाक फ़ौज के हौसले, पाकिस्तान की अवाम की दुआएँ और पाकिस्तान की अवाम की बहादुरी की वजह से इंडिया जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। आप सबको बहुत-बहुत मुबारक कि सीज़ फायर जो है वो हो गया और उसके बाद अब हालात जो हैं वो किस तरह से बदलेंगे। हम बात करेंगे, सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या-क्या हुआ, क्या-क्या हो सकता था और अब अल्हम्दुलिल्लाह जब हालात ठीक हो गए हैं, तो दुनिया और पाकिस्तान और भारत, ये सारी मामलात जो हैं वो अब किस करवट बैठेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, आपसे तारुफ़ करवा दूँ। मेरे साथ मौजूद हैं वफ़ाकी वज़ीर बराए पब्लिक अफ़ेयर यूनिट राना मुबश्शिर इकबाल। अस्सलाम वालेकुम। बहुत-बहुत खुशामदीद, बहुत-बहुत मुबारकबाद आपको। थैंक यू जी। साथ ही साथ मेरे साथ मौजूद हैं सच न्यूज़ के प्रेज़िडेंट और सीनियर एनालिस्ट मिस्टर फैसल अज़ीज़ भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। भट्ट साहब, आपको भी बहुत-बहुत मुबारक। खैर मुबारक पूरे पाकिस्तान के लिए, सब बड़ी खुशखबरी है। और जो कल खबर आई पाकिस्तान के लिए मुबारकबाद है, और पाकिस्तान के कौम के मुत्तहिद होने पे आफरीन और सल्यूट है। बिल्कुल, जो इस बार हमने यूनिटी देखी ना, वो बड़ी जो है वो कम नज़र आती है। राना साहब, बताइएगा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बहुत जल्दी इंडिया ने यू टर्न ले लिया। तो आप किस तरह से कौम को मुबारकबाद देंगे और क्रेडिट किसको देंगे कि जो पाक फ़ौज ने उन्हें जवाब दिया, उसके बाद फ़ौरन ही डर गया इंडिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सिपा सलार को जी। और उनके साथ जो भी उनकी पूरी टीम है, बर्री है, बहरी है, और जो हमारे एक-एक सोल्जर को, जो उनकी टीम है, उनको सैल्यूट पेश करता हूँ कि उन्होंने जिस जवानमर्दी से उनका मुकाबला किया, जब 6 और 7 की रात को वो आए थे, तो उसका जवाब उनको उसी वक़्त दे दिया बिल्कुल। गया था। जो उन्होंने इतने अच्छे रफ़ाइल जो भी हैं, उन्होंने तैयारे मँगाए थे, वो 5 तैयारे उनके मार गिराए। हाँ। और हमने उनकी तरह झूठी बातें नहीं की, हमने प्रैक्टिकली जो किया, तो वो हर एक के सामने है। तो उसके और उनकी चौकियाँ डाली, एक ब्रिगेड उनका तबाह कर दिया। बिल्कुल। और ये जज़्बा ईमानी है हमारी पाक फ़ौज की। बिल्कुल। और जिस तरह थे, ये एक उन्होंने अपना लोहा मनवाया है पाकिस्तानी अफ़वाज में। जब वो ट्रेनिंग पे जाती हैं, सारा इकट्ठे इज्तिमाई ट्रेनिंग्स होती हैं, वहाँ पे भी नंबर 1 पाकिस्तानी फ़ौज है। और जिसके साथ हमने आज मुकाबला किया है इंडिया के साथ, वो हमारे से बहुत बड़ी ताकत अपने आप को समझता था। लेकिन सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की ज़ात के पास है। और जज़्बा ईमानी और सिपह-सलार जब ठीक हो और उसके साथ उसकी टीम ठीक हो, तो फिर बंदा पहाड़ों को अबूर करके आगे निकल जाता है। तो मैं उनको सिपह-सलार को सैल्यूट पेश करता हूँ। और सबसे बढ़ के इसके साथ-साथ वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जिस बिल्कुल। प्लानिंग से, जिस तदब्बर से, अक्लमंदी के साथ सारी चीज़ों को डील किया, अपनी ख़ारजा पॉलिसी, हर मुल्क के साथ हमने राब्ते रखे। बांग्लादेश हमारे से दूर था और हमारे हमसाये नेबर वाले रशिया, सारे जितने दूर थे, उनको अपने करीब लेके आए। हुँ। सऊदीया, चाइना, ये तो हमारे पहले दोस्त हैं, जी। लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा ख़ारजा पॉलिसी में बेहतरी की। उसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने जो रवाबत रखे, तो उसके एक बहुत अच्छा इमेज पाकिस्तान का बहुत बना है। हाँ। और हमारे मुकाबले में जो उनके पास, हमारे पास सिर्फ़ हमारे पास 10 करोड़ का बजट है, जी। यानी कि $10 मिलियन का जो है बजट है हमारे पास। उनका 80 से 80 से प्लस है। 86 के। तो सबसे बासी यानी कि 80 से प्लस है, 80 और 90 के दरमियान है। तो फिर ये देखो, इस फ़ौज ने जो किया, अगर जितने वसाइल हमारे पास होते, ये उनके जो जैसे ये सारा कुछ, ये तो ऐसे देख भी नहीं सकता था। हाँ। वो हमें ऐसे हकीर नज़रों से देखता था। वो फ़ौज ने मैसेज दे दिया। और फिर मैं पाकिस्तानी अवाम को भी सलाम पेश करता हूँ कि वो जिस तरह पे सिपह-सलार और आर्मी के इदारे के साथ खड़े हुए हैं, ऐसे कभी नहीं हुआ। और बिल्कुल नहीं डरे। बिल्कुल नहीं नहीं। लड़का। वहाँ इधर हमारे मिसाइल दिखते रहे। इधर बेदिया रोड पे एक ड्रोन आया,
तो वो देहाती लोकल लोग अपनी गन्ने लेके जो उनके पास वेपन थे, सस जिनके होते हैं, वो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। फिर वो रेंजर के जवानों ने उसको उधर गिराया और लोग निकल के तो बॉर्डरों पे लोग रैलियां निकाल रहे थे। गविंडी बॉर्डर है ये, सुभाष साहब के हल्के में आता है। इसी तरह आगे हमारे पास गड्ढा सिंह वाला, ये हमारे से 10-12 किलोमीटर दूर है। हमारे इस एरिया में प्राइम मिनिस्टर के हल्के में और हमारे हल्के में कुछ 15 देहात है जो बिल्कुल जीरो लाइन पे है, अच्छा, जीरो लाइन पे आते हैं। बिल्कुल। और सारे लोगों में ये जज्बा था कि वो हम खुद लड़ेंगे, फौज के साथ खड़े होंगे, उनके पीछे खड़े होंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए एजाज की बात है। बट साहब 100 सुनार की 1 लोहार की, वही हिसाब हुआ है। और आपने पहले ही हमें बता दिया था। ये आपने इसकी क्या वजह है? ये कैसे आपको अंदाजा था कि ये बहुत जल्द सीज फायर हो जाएगा और इंडिया बैक फुट पे चला जाएगा? कुछ टेक्निकल रीज़न अगर आप देखें, दुनिया का जोग्राफी नक्शा अगर आप एशिया का देखें, बांग्लादेश भारत के खिलाफ हो चुका था और भारत जो है उस पे वो अटैक करने की प्लानिंग कर रहा था। ठीक है, उनके जनरल्स जो हैं वो हुकूमत को ये सजेशंस दे रहे थे कि अगर हम इस हेड से भारत पे अटैक करें, ये इनकी फौज जो है पाकिस्तान के साथ भी एंगेज है। ठीक है। अगर हम इस अपने बॉर्डर से एंगेज करें तो उनकी वो 7 सिस्टर रियासतें हैं, 7, अच्छा। उनको तोड़ा जा सकता है और उस पे कब्जा किया जा सकता है। फिर खालिस्तान का इशू बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया था। फिर 300 मैं आपको बता चुका हूँ, 300 कुछ 13 का लफ्ज़ मैं इसलिए नहीं बोलता, 313 का हिंसा मर गई बड़ा मुकद्दम है जंगे बदर के वजह से, तो इसलिए मैं उनको 313 नहीं बोलता, पर इसके करीब करीब ठीक। अ, 350 के। 350 तहरीकें हैं कि जो इंडिया में जन्म ले रही हैं और वो अलहदगी पसंद तहरीकें हैं। असम में हो गई, छत्तीसगढ़ में हो गई और मतलब हरियाणा में हो गई। मतलब वो तहरीकें जो हैं वो सर उठाने लग गई। जब वो सर उठाने लग गई थी तो इंडिया के टुकड़े होने थे कम से कम 100। ठीक है, अब जब 100 टुकड़े होने थे, 313 तहरीकों ने जब कामयाब हो जाना था या 100 ने कामयाब हो जाना था, तो इंडिया का तो कख नहीं रहना था और मोदी का इक़्तिदार जो है वो ख़त्म हो जाना था। ठीक है। तो मुझे ये चीज़ों का, और अब चाइना ने लद्दाख से इंटरफेरेंस करने की कोशिश शुरू कर दी थी क्योंकि ये कहा था कि इंडिया को इधर से काबू कर लिया जाए। इसके लिए अमेरिकन्स ने जो पहले कह रहे थे, अमेरिकन कह रहे थे कि इन दोनों को खुद ही निपट लेने, नहीं आई तो चोर है, चोर खुद है, ही कर लें। ऐसी बातें कर रहे थे। हाँ। और फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि अमेरिकन्स ने इंटरफेयर किया। अमेरिकन्स ने ही गैर मुल्की, मैं नाम नहीं लेता, हमारे दोस्त ममालिक हैं, उनको पाकिस्तान के दौरे पे भिजवाया और उनको पाकिस्तान की मिन्नत समाजत से मनाया गया। ठीक है। पाकिस्तान का जो बैनर साहब बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान ने जवाब दिया ना, वो ऐसा ऑथेंटिक जवाब था और इतना मैच्योर और मुकम्मल भरपूर जवाब, सम था बहुत। मुनस्सम जो आता है, क्योंकि इंडिया ने जो दहशतगर्दी की है उसको मैं दहशतगर्दी कहूँगा, उसको हमला नहीं कहूँगा। वो उन्होंने की है सिविलियंस कोई इधर कोई मस्जिदों पे, कोई खेतों में, लोगों की इबादतगाहों पे, ऐसी ऐसी वो उन्होंने की है इंडिया ने। तो अब मेरा ख्याल है कि ये पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद देनी चाहिए हमें, और पाकिस्तान की पता का, और आपको पता है कि मिज़ाइल मारक का नाम जी। की फतह है, तो पाकिस्तान को पूरी मुबारकबाद देनी चाहिए। और ये फतह का जश्न जो है, ये मेरा ख्याल है कि उनकी लेवल पे भरपूर मनाया जाना चाहिए। राना साहब फेडरल मिनिस्टर है, राना साहब को कहेंगे कि ये तरनीब पेश करे असेंबली में या हुकूमत में कि इस दिन को देखें, एक 9 मई था और एक आज का दिन है, तो मई में बुरी खबरें भी आती हैं तो अच्छी खबरें भी आती अच्छा, मई में हमेशा ही अक्सर बड़े इवेंट्स हमने सुने हैं। राणा साहब, ये जो सियासी क्योंकि आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, बताइएगा जो इस सारे सिनेरियो में ये 2-4 दिनों में जिस तरह से सियासी यूनिटी हमें देखने में आई, जिस तरह से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक हो गई थी, ये आपने पहले कभी देखा है ऐसा? किस तरह से हम यूनाइटेड हुए हैं? हमारी कौम हमेशा मुतहद रही है, यानी कि पहले भी जब नहीं हम मुतहद थे तो फिर जो कुछ हुआ, बांग्लादेश हमारे से अलग हो गया था। यानी कि अंदर जो, जैसे इन्होंने फैसल साहब ने कहा, तहरीकें जब जन्म लें, तो ये जो यूनिटी है ना, मैं जिन जमातों ने भी इकट्ठे होके, और सबसे बढ़ के पाकिस्तानी अवाम की आवाज़ खल्क जो है ना, वो सारे फैसले करती है। सारी पाकिस्तानी अवाम यकजा हो गई थी, तो इसलिए ये हुआ। इसके साथ साथ मैं 1-2 बातें आपके साथ शेयर, जो आप कह रहे हैं कि ये कैसे हुआ, जी। ये पाकिस्तान बना था ना, इसकी तरक्की में, आगे चलने में जिन जिन लोगों ने भी
हिस्सा डाला है, मैं उनका जिक्र भी ज़रूर करूँ। जी, जी, ज़रूर। शहीद भुट्टो एटम के बानी थे। बिल्कुल। उन्होंने अपना खून दे दिया, जान चली गई। सच्ची बात जो है पूरी कौम के पास। और फिर जिन-जिन हुकूमतों ने उसको कंटिन्यू रखा, कुछ कमज़ोर लोग भी आते रहे, वो रोक देते रहे, जिन्होंने उसको कंटिन्यू रखा। और फिर जब वो एंड पे एटमी धमाका, जब हम एटम तैयार कर लिया था, कोई ज़रूरत नहीं कर रहा वैसा ही। उसको चलाने की। तो फिर जब मियाँ नवाज़ शरीफ ने इसका ऐलान किया, तो अमेरिका ने मना किया था, क्लिंटन ने। जी, तो मियाँ नवाज़ शरीफ ने कहा था एब्सोल्यूटली नॉट, और किसी ने आज तक नहीं। वही है। अमेरिका को सिर्फ वही मर्दे मजाज उन्होंने कहा था, फिर उन्होंने एटमी धमाके किए, ये मुल्क एटमी ताकत बना। इस तरह उन्होंने और भी दफ़ा जो मजबूत किया, पाकिस्तानी कौम को पता होना चाहिए, JF-17 थंडर जो तैयारे हैं हमारे, वो राफेल को फेल किया, और रात को भी उधर गए, उसके पे भी आते हैं। तो राफेल को जिनको फेल किया, ये मियाँ नवाज शरीफ चाइना से तैयारे नहीं खरीदे, वो फैक्ट्री हटा के इधर ले आए। और पाकिस्तान में, और मियाँ नवाज शरीफ की वो तस्वीर है राफेल पे, जब वो राफेल को जिसने गिराया ना JF-17, उसमें वो बैठ रहे हैं, और उसका जो इफ्तिताई प्रोग्राम है उसमें शामिल हुए हैं। तो मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ कि अगर हमारे पास आज वो ना होते, हमने चाइना से उधर उसकी फैक्ट्री, अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं दफ़ा के लिए। हम एटमी ताकत भी हैं, हमारी फ़ज़ाई, बर्री, बहरी फ़ौज, हमारे पास पूरा लवाज़मात हैं जंग के, जी। जो कि जंग इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी जैसा हमारा मकार दुश्मन है, जो कुछ इसने किया है, हाँ, जो सही। 1-2 दिन पहले कहते थे ये कर देंगे, वो कर देंगे। अमेरिका भी कह रहा था ये जाने और वो जाने, जैसे कि फैसल साहब ने कहा। बिल्कुल। लेकिन फिर उन्होंने अमेरिका को कहा, जब रात को हमारे ये बात है। जवान गए, 3 शाहीन गए थे, 3 जहाज लेके, माशाल्लाह। और जो उनको मैसेज दिया है, हुँ। जो कुछ उधर किया है, और अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह वो बाहिफ़ाज़त आए हैं अपने मुल्क वाक़ई में। वो है। सारा अपने मिशन जिस पे गए थे, 10 पॉइंट रखे थे, 10 टारगेट थे, वो टारगेट पे होके, तो जिस तरह वो वापस आए हैं ना, तो मैं उनको भी, जवानों को सलाम पेश करता हूँ। और मैं जिन्होंने ये सारा कुछ किया है, उनको भी। इसके बाद फिर मोदी जो है इस साइड पे आया है, जिन्होंने उनका उधर सिखों ने पर तोड़ने शुरू कर दिए थे, और लोगों ने, मोदी ने फिर खुद रिक्वेस्ट की है जंग की। ये पता चल जाए, खबर आ जाएगी, खबर आ जाएगी, मोदी ने खुद कहा है अमेरिका को। कसाद हुकूमत की अहम मिनिस्टर है बिल्कुल। और ये इंकशाफ कर रहे हैं। और ये आप प्रेडिक्शंस कर रहे थे कि मोदी गायब हो गया है। देरी दी और मोदी जो है वो एकदम ही आएगा और आके सुलह की बात करेगा। आप बताते हैं कि एक बार पहले भी ऐसा हुआ था परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, जब ये बंद हुई हैं, थोड़ी देर के लिए इनके फ्लाइट्स हमने बंद किए थे, तो तब भी ये लोग माफ़ी तरलों पे आ गए थे। पर इस दफ़ा फ्लाइट बंद करके तो इंडिया ने ये हमारा जो है वो मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। जी। ये जो एक्चुअली में जवाब मिला है ना, वो बड़ा भरपूर मिला है, जिसकी वजह से आई थिंक सो। और मेरा ख्याल ये है कि इन्होंने इनका जो इस दफ़ा पाकिस्तान की फ़ौज और हुकूमत ने मिल के जो किया ना, जो अभी प्रोग्राम से पहले रमज़ा साहब डिस्कस कर रहे थे कि असल हुआ ये है कि जो असल कारनामा है वो हमारी हुकूमत का या प्राइम मिनिस्टर का, जिसने उनको कहा कि आपका काम है, आपने खुद सेलेक्ट करना है कि आपने किस तरह काम करना है, हमारी डायरेक्शन पे नहीं रहना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक्चुअली तो वो प्रोफेशनल्स तो वो है ना, सोल्जर्स तो वो है। और उन्हें फिर जब आपने मतलब इजाज़त दे दी हुकूमत के मतलब सरबराह ने इजाज़त दे, तो उन्होंने आपको भरपूर जवाब दिया। और ना सिर्फ इजाज़त दी, प्रॉपर फैसिलिटेट किया, बजट चाहिए, कुछ भी चाहिए, उनको हर तरह की आज़ादी थी, हर तरह से अवाम भी उनके साथ थी और हुकूमत भी उनके साथ थी। प्राइम मिनिस्टर इन दिनों में, वो पहले ही उनकी नींद जो कम है, वो बड़ी मेहनती है। हाँ। इन दिनों में वो सोए नहीं, लम्हा बालम्हा सर के साथ अटैच रहे। मेरा ख्याल है वो जब से पहलगाम इंसिडेंट हुआ तब से ही नहीं सोए। ऐसे वो बार-बार बयानात दे रहे थे। एक बंदे से उन्होंने राब्ता रखा है। हुँ। सिपा सलार के साथ तो रहना ही था, लेकिन बैनुल अक़वामी ताकतों से जिस तरीके से रात को 12 बजे अब उनके वज़ीर ख़ारिजा के अमेरिका को एक मेरे बात हो रही है, जी, जी। फिर दूसरे को हो रही है, फिर तीसरे, और इसहाक डार साहब, इसी तरह हमारे मिनिस्टर जो है मौसूलात के फॉरेन फॉरेन मिनिस्टर, जी। और अता तारिक भी जिन चीज़ों को देखो, बिल्कुल। यानी कि वो भी रात को, यानी कि ऐसे प्राइम मिनिस्टर की टीम जो है वो तारक रही है कि उन्होंने कोई महाज हमने खाली नहीं छोड़ा उसके लिए, जी, जी, जी। उसको फ्री हैंड नहीं दिया। तो जंग तो सिपा सलार ने, जो मेरे भाई ने कहा, सिपा सलार ने लड़नी होती है। वो डिसीजन जो मैदान में उतरा उसने करने होते हैं। उनको पता है किस किस जगह पे अटैक करने हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने हर चीज़, कुछ चीज़ें
अपने कंट्रोल में रखी थी जो डेंजरस होती हैं, यानी कि जिनकी अभी बात पहले कर रहे हैं। जी तो बाकी हर तरह का उनको फ्री हैंड दिया था। आप जब वो पहल करने की कोशिश करेंगे, हमने हर अटैक उनसे पहले करना है। 1-2 दिन की उनको मोहलत दे दी थी। जी जी बिल्कुल उनके 6 और कि वो 7 खुद की ही रात गुजरने के बाद अल्लाह करे उनको समझ आ जाए, लेकिन उसने अगले दिन फिर ड्रोन जो भेजे, वो कुछ 70 के बाद हाँ वो कोई मेरा ख्याल 48 घंटे के दरमियान है और कोई वापस नहीं गया। ये भी हमारी जो सरहदों की हम हिफाज़त कर रहे हैं, उधर एक को टारगेट किया गया, उनको गिराया गया, बल्कि वो जो अपने आप गिरे हैं वो 80 से प्लस हो जाते हैं, 85 बन जाते हैं, तो उनको भी गिराया गया। तो इसमें किसी ने भी कोई और जो इनकी कोशिश थी, जो इनका झूठा प्रोपेगेंडा था कि अवाम को हमने बहुत ज़्यादा डरा दिया है, पाकिस्तानी अवाम हरासा है, परेशान है, डर गई है। बट सब पाकिस्तानी अवाम तो मेरे ख़्याल से सिर्फ़ मीम्स बनाने में मसरूफ़ रही है और एन्जॉय कर रही थी और लड़ने के लिए तैयार थी। पहली कौम है शायद ये जो इंतज़ार कर रही थी कि खुदा न ख़ास्ता कुछ हो क्यों नहीं रहा, हम जवाब क्यों नहीं दे रहे या इंडिया आए ज़रा हम खुद देख लेंगे। बच्चे-बच्चे मैंने अपनी फ़ैमिली में घर में देखे छोटे-छोटे बच्चे स्कूल के, वो तैयार थे कि हम हैं किस लिए? हमें स्कूल से छुट्टी क्यों हुई है? हम स्कूल भी जाएँगे, हम हर जगह जाएँगे। मम्मा कोई बात नहीं, हम तो स्कूल जा रहे हैं, अगर हमें इंडिया कुछ कर देगा हम तो शहीद होंगे अपने मुल्क के लिए। तो जिस मुल्क के बच्चों का ये हाल है, वहाँ पे बड़ों के साथ इंडिया ने क्या लड़ना है? नाज़रीन मज़ीद टेक्निकल चीज़ों को डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। एक बार फिर से बात करेंगे, अपनी आवाम को एक बार फिर से खुशखबरी देंगे कि जो सीज़ फायर हुआ, जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में मामलात जो हैं वो तय पाए, उन पे बात हम कर रहे हैं। बट साहब टेक्निकली अगर बात की जाए तो ये जो ऑपरेशन पाक आर्मी ने किया, जिसका मतलब ही ये था कि सीसा पिलाई दीवार, तो वो तो साबित हो गया कि हम सीसा पिलाई दीवार हैं। मुझे बताइएगा, खुदा न खास्ता अगर हालात कशीदा होते मज़ीद, जो डिस्ट्रक्शन है, जो नुकसान है, वो किस हद तक हो सकता था? ये दो ऐसे ममालिक हैं जिनका टाकरा बहुत भारी हो सकता था, जिनके अंदर एक दूसरे के साथ तनाज़े जो हैं वो जुग्राफियाई या इस तरह ही नहीं, सिर्फ दिल दिमाग हर तरह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो बताइएगा कि ये पूरी दुनिया के लिए, पूरे खित्ते के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता था? आप ये देखें कि पहले ये दुनिया पे बात कर रहे थे कि अगर पाकिस्तान जोग्राफी तौर पे दुनिया में बड़ा इम्पोर्टेंट तस्वर किया जाता है। जी एक साइड पे इंडिया है, एक साइड पे अफगानिस्तान है, एक साइड पे ईरान है, एक साइड पे बांग्लादेश है। बिल्कुल है। बांग्लादेश हमारा हिस्सा है और ईरान हमारा दोस्त है। अच्छा, अब रह गया इंडिया और एक साइड पे चीन है। चीन से हमारी बहुत गहरी दोस्ती है और ख़ास तौर पे ये जो हुक्मरान है इनकी बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन है चाइना में। अब चाइना पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश इंडिया पे हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। बिल्कुल। चाइना इंडिया के पे लद्दाख से एंटर होने की कोशिश शुरू करने लगा। हाँ। अब हुआ ये कि आप अंदाज़ा लगा लें कि इंडिया के लिए अंदर से भी तहरीकें, बाहर से भी मार। अब हुआ कि पाकिस्तान के सिपह सलार, मेरा ख्याल है, मेरा ज़ाती नॉलेज के मुताबिक, हम क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और जो मतलब कुरान को हिफ़्ज़ करने का मामला, उस पर हमारा बहुत ज़्यादा एतकाद है। बिल्कुल। और ये हमारा सिपह सलार जो है वो हाफ़िज़ कुरान है। अच्छा, दूसरी इनका मुकाबला था मोदी से। हाँ। मोदी भी शिद्दत पसंद थे, पर मोदी नेगेटिव शिद्दत पसंद थे। ये इस्लाम की राह में शिद्दत पसंद है कि इस्लाम का बोलबाला होना चाहिए। मोदी जो है वो अक़लीतों के ख़िलाफ़ शिद्दत पसंद है और हिंदुज़म को प्रमोट करने वाला है। वो SSR का बानी रुकन है। ठीक है? ठीक है। तो इस्लाम की फतह हुई है, जीत हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक बड़ा खूबसूरत चेहरा, नाना साहब जो शुरू में बात कर रहे थे, इस सफारती तौर पे इस जंग से पहले हमें भारत का शुक्रिया अदा करना चाहिए। सफारती तौर पे हम तन्हा हो गए थे, यानी कि हम दूर दूर हो गए थे अपने दोस्तों से। इस जंग के दौरान या बाद में हमारे सफारती तौर पे बहुत ज़्यादा पजीराई मिली है। अंदर बाहर हमारे सुलह हो गई है, अंदर हमारे बाहर मुल्क के अंदर भी सुलह मुल्क हो के गई, अंदर भी बाहर सुलह हो गया, हो बाहर भी सुलह हो गया। सऊदी अरब भी हमारे साथ आ गया, चाइना भी आ गया, यूरोपीय यूनियन आ गई, अमेरिका ने हमारा तस्लीम किया। अमेरिका देखे, उसने ये थोड़े दिन पहले हमें अप्रिशिएट किया था और फिर अंडरग्राउंड वो इनके साथ मिलके कर रहा था। अब लड़ाई ये थी, जो आपने सवाल पूछा था, लड़ाई ये थी कि अगर ये लड़ाई बढ़ जाती तो ये जानी थी ईरान, पाकिस्तान, चाइना, ठीक है, और बांग्लादेश।
इन्होंने ये लड़ाई लेके जानी थी इसराइल की तरफ। इसराइल इस वक्त अफोर्ड नहीं करता कोई एटमी मुल्क जो है, ईरान भी एटमी मुल्क है, पाकिस्तान भी अल्हम्दुलिल्लाह एटमी ताकत है। अगर ये इसराइल की तरफ जाती तो अमेरिका की जान है इसराइल में। और वैसे भी इसराइल के ऊपर बहुत ज़्यादा हमें वैसे भी गुस्सा था, और वो बीइंग मुसलमान हमारा सारा वहाँ पे उसे पता था कि मेरा तो वो इंडिया के पीछे छुप के असल में कार्रवाई कर रहा था, उसे पता था कि मैं डायरेक्टली, तो हमने सिर्फ इंडिया को नहीं, हमने इसराइल को भी जवाब दिया है, तो उसको भी बता दिया है कि इस तरफ नहीं देखना। ये इसराइल को भी, इसराइल तो गुंडा बना बैठा है जी। वैसे जो कुछ उसने गजा में कर रहा है, जो कुछ भी है, वो तो जज्बा ईमानी के साथ भी उधर लोग बैठे हैं, ये नामनासिब है। असल में दहशतगर्द इस मुल्क पूरी दुनिया में दो लोग हैं, एक मोदी इंडिया और इसराइल। बिल्कुल। दहशतगर्द वो मिसालें देता हूँ, कनाडा में सिख कत्ल होता है तो पीछे कौन होता है? मोदी। अमेरिका में कोई कत्ल होता है तो मोदी। इधर बलोचिस्तान में जो कुछ हो रहा है पीछे मोदी है, रहा है, तमाम तंजीमें उसने उधर की हुई हैं। और जो इधर चले जाएं बलोचिस्तान में और इसके साथ KPK में, इसी तरह पंजाब में कोई सूबा उसने छोड़ा नहीं है जहां पर उसने राह का नेटवर्क और दहशतगर्द तंजीमों का नेटवर्क नहीं फैलाया। अमेरिका को और बैनुल अक़वामी ताकतों को अब होश के नाखून लेने चाहिए, उनको सबको मोदी का बाईकाट करना चाहिए। ये बैनुल अक़वामी दहशतगर्द है, जो ना बैनुल अक़वामी दहशतगर्द है, ना कनाडा को छोड़ता है, ना अमेरिका को छोड़ता है, ना किसी और मुल्क को छोड़ता है, अपने मुल्क को भी नहीं छोड़ता, अपने मुल्क को भी नहीं छोड़ता। वो तो वैसे उसको इक़्तिदार की हवस में वो सारा कुछ करने को तैयार था। ये इक़्तिदार की हवस में उसने ये जंग लड़ी है। और मैं अब दोबारा इक़्तिदार में आ जाऊँ, लेकिन वही माल के कायनात निज़ाम हस्ती चला रहा है, तो ऐसे नहीं होता। अल्लाह बेहतर फैसले करता। लेकिन ये मेरा मैसेज है बैनुल अक़वामी ताकतों को, खुदारा अगर दहशतगर्दी ख़त्म करनी है तो इंडिया को बिल्कुल लगाम डालें और इसराइल को लगाम डालें। दहशतगर्दी खुद ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ एक वाहिद मुल्क है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ता है, वो पाकिस्तान है। हमारी फ़ौज दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ती है और हमारे हुक्मरान भी दहशतगर्दी की हम जंग लड़ रहे हैं। पहले मियाँ नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी ख़त्म की थी, जो भी थी। कराची के हालात देख लें, पूरे मुल्क के हालात देख लें, तो फ़ौज की मदद से जंग लड़ी थी दहशतगर्दी की। फिर हमारे कुछ आजकल हमारी पता नहीं सुलह कितनी देर चलती है, हमारी जमात है, पॉलिटिकल जमात है, उन्होंने इन दहशतगर्दों को दावत दे दी थी पूरे पाकिस्तान में कि आप बॉर्डर की हमारी सरहदों की हिफाजत करेंगे। तो ये सारे मिल के इनके, मैं नहीं कोई ऐसी बात कहना, लेकिन लिंक एक दूसरे से कुछ लोगों के मिलते हैं। हमने ये तमाम गठजोड़ ख़त्म करके बैनुल अक़वामी ताकतों को हमारे साथ अब होना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान को अप्रिशिएट करना चाहिए। ये पाकिस्तान ही कर सकता था, कोई बंदा अपना 95,000 शहीद नहीं करवा सकता। और हमने अरबों डॉलर, $2.25 अरब डॉलर जो है, हमने इस जंग से नुकसान उठाया, वरना हम अपने पाँव पे खड़े होते, बल्कि एशिया की बेहतर पावर होते, जो कि मोदी समझता था कि मैं एशिया की सुपर पावर। अब वो इंशाल्लाह मलिया मेड हो गया, उसके ऐसे लोगों का नामो निशान नहीं तारीख में रह जाता। और हमारे सिपा सलार और वज़ीर आज़म, इनका नाम तारीख में लिखा जाएगा कि इन्होंने फ़लाँ टाइम पे, और ये यहाँ तक नहीं फ्रांस तक, तमाम जिन्होंने राइफल तैयारी दिए थे, सारा कुछ जो भी दिए थे, रफ़ेल, तो वो सारे लिखेंगे कि पाकिस्तान की अफवाज ने जो 17 थंडर से गिराए। ये हिस्ट्री में चीज़ें लिखी जाएंगी। आने वाले वक्त सदियों तक, नस्लों तक ये किताबें लिखी जाएंगी। ये तारीख रकम हो गई है और इंशाल्लाह इसका उन्होंने तो ये भट्ट साहब पहले ही फ्रांस ने तो कह दिया था कि हमारे तैयारों में कोई मसला नहीं है, इनके पायलट्स ही नाअहल हैं। तो उन्होंने तो अब आइंदा मोदी को वहाँ से सामान भी मुश्किल ही मिलेगा। और मुझे ये बताइएगा कि जो जैसे ये बात कर रहे थे कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने जिस तरह से एटमी ताकत होने से साफ अमेरिका को इनकार कर दिया कि हम नहीं रुकेंगे। अब लकीली मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की हुकूमत है और उस हुकूमत में इंडिया ने इतनी घिनौनी हरकत कर दी और हमने इतना पावरफुल जवाब दे दिया। किस तरह से उन्हें मुबारकबाद देते हैं बतौर वज़ीर आज़म, उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। और वो कहते हैं ना कि वो एक तेरी बदौलत हम दुश्मन के जो उसकी ललकार थी उसे हवा में उड़ा देते हैं। तो वो क्रेडिट जाता है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को। तो कैसे देखते हैं कि ये कितना बड़ा जो है वो गोल था, एक टारगेट था जो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म अचीव कर लिया? मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त सिचुएशन जो है ये माजी में भी हुई, जब माजी PTI प्राइम मिनिस्टर थे और बाजवा साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ,
उन्होंने इंडियन तैयारों ने आके पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी, जिसके जवाब में हमारी फ़िज़ाइया ने उस वक्त भी भरपूर जवाब दिया और जहाज़ गिरा दिया और अमीन को गिरफ्तार कर लिया। पर सूरत हाल ये थी कि उस वक्त की हुकूमत और उस वक्त का सिपह सलार जो वो इस कदर वीक विकेट पे थे कि उन्होंने मतलब उन्हें वो जो पायलट है वो भी हाथ जोड़ के एक दिन में वापस कर दिया और उसको मतलब बावर भी नहीं कराया, इंटरनेशनली उसको कैश भी नहीं कराया, हालांकि उन्होंने गैर कानूनी किया था, बैन अवी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। इस दफ़ा जो क्रेडिट जाता है वो हुकूमत पाकिस्तान को और सिक्योरिटी फोर्सेस को जाता है। ख़ास तौर पे मैं फ़िज़ाइया का जिक्र ज़रूर करूँगा क्योंकि फ़िज़ाइया ने जो पाकिस्तानियों का सर फखर से बुलंद किया, उनके सरबराह जो हैं वो उनको भी मुबारकबाद देनी चाहिए। और ये जो प्राइम मिनिस्टर ने जो काम किया ना कि जो इख्तियार ही सिक्योरिटी फोर्सेस को दे दिया है, क्योंकि सिविलियन को तो नहीं पता मतलब एमुनेशन कहाँ इस्तेमाल करना है और कैसा इस्तेमाल करना है। इस जंग में एक और टेक्निकल जो चीज़ हमारे सामने आई है वो ये कि इन्होंने उनके ड्रोन मिसाइलों से नहीं मारे, क्योंकि मिसाइल था $1.5 का, ड्रोन था $20,000 का। इन्होंने उनके ड्रोन को, लोग सवाल पूछते हैं ना कि ये ड्रोन इधर कैसे जाते थे, क्योंकि ये मिसाइल मारते तो इनका $1.5 का नुकसान होता और उनका $20,000 का ड्रोन तबाह होता। वो यही चाह रहे थे। और दूसरा वो ये चाह रहे थे कि मिसाइल जब फायर होगा तो उसकी डायरेक्शन पता लग जाए कि मिसाइल कहाँ से फायर हो रहा है, या न्यूट्रल करने के लिए इन्होंने मिसाइल कहाँ फिक्स किए हुए हैं, वो ये इन्होंने अपनी महारत की वजह से वो पूरी नहीं होने दी और उसको फायरिंग के जरिए ड्रोन को गिराया ना। तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक साइंसी बुनियादों पर जंग लड़ी गई है और इसमें 100% कामयाबी जो है वो पाकिस्तान को मिल गया। इसके लिए मैं मतलब नवाज शरीफ का सिर्फ राना साहब ने जिक्र किया कि उन्होंने अमेरिका के बार बार कहने के बावजूद धमाके किए, उसमें एक बात ये थी कि अमेरिका ने $5 बिलियन का पेशकश भी की थी कि आप मुल्क के लिए ले लें और ऐसी जो फॉरेन एड्स आती है ना वो उस वक्त के जो हुक्मरान होते हैं वो ही साफ कर जाते हैं हाथ, ठीक है ना। ये बड़ा गोल्डन मौका था उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के पास कि वो कोई 2.5 मतलब $3-4 बिलियन अपनी जेब में डाल लेता, $1-2 बिलियन दिखावे के लिए कहीं लगा देता, उसका ऑडिट नहीं होता, ठीक है। और उन्होंने ये पैसे नहीं लिए थे और धमाका किया था, जिसकी वजह से आज हम सिक्योर हैं। और मैं PMLN को और प्राइम मिनिस्टर को मुबारकबाद दूंगा और सल्यूट करूंगा इनकी हुकूमत को कि उनकी वजह से हम जो है आज हमारा सर फखर से बुलंद हुआ। अगर हम एटमी कुव्वत ना होते तो आज हम रो रहे होते खुदा। बिल्कुल ठीक है भट्ट साहब, अब जिस तरह से तमाम चीज़ें ठीक हो गई हैं, वो पानी वाला इशू भी रिजॉल्व हो गया, पाकिस्तान की फ़िज़ाई जो हदूद हैं वो भी सबके लिए खुल गई, तो अब आप समझते हैं कि इकनॉमिकली भी बैकफुट पे इन सारी चीज़ों की वजह से जा सकते थे दोनों मुल्क। अब जो स्टेबिलिटी है, जो नुकसान हो गया है, वो अब कैसे रिवाइव हो सके? जंग के ये राना साहब को बेहतरीन अंदाजा होगा कि जंग से मुल्क नहीं दुनिया तबाह हो जाती है। कितनी 100 साल आप पीछे चले जाओ, 100 साल। ये राना साहब बात कर रहे थे कि एक कोविड जो है उसने मुल्कों को इतने पीछे धकेल दिया, तो जंगों से क्या होगा? जंगों से कभी टेबल टॉक, पाकिस्तान तो टेबल टॉक करना चाहता था, पाकिस्तान तो कह रहा था कि हमें सबूत दें, हम हाजिर हैं, गैर जानिबदाराना इंक्वायरी करा लें। वो तो उन्होंने स्टेज डिज़ाइन किया था, मोदी के डिज़ाइन थे, वो इलेक्शन लड़ने थे, उसने इलेक्शन जीतने थे, अब वो पता नहीं क्या मुंह दिखाएगा उन स्टेट्स में। अच्छा, और जो मुझे बताइएगा जो इलेक्शन मोदी ने जीतना था जिसकी वजह से उसने ये सब कुछ किया, आप अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जो सिख बिरादरी है उन्होंने बड़ा जो है वो स्टैंड लिया, उनके लिए तो वो तो बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान बड़ा उनके लिए मुकद्दस है, वो पाकिस्तान में उनकी बड़ी जो है वो ऐसी मेमोरीज़ हैं, उनकी मुकद्दस मुकामात हैं उनके, जो उनके रिलीजन के लिए एक हिस्सा है। तो वो आप समझते हैं कि कितना प्रेशर, हालांकि मोदी ने ये भी स्ट्रेटजी की थी कि उनके इलाकों में हमला करवा दिया और पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगवा दिया कि पाकिस्तान आपके ऊपर अटैक कर रहा है, तो बताइएगा कि जो अक़लियतों का किरदार रहा वो कैसा रहा? अक़लियतों का किरदार बहुत अच्छा रहा। मैं थोड़ा सा पहले पीछे चला जाता हूँ। मोदी जो आप बात कर रहे हैं ना, पहले दिन से जंग हार गया था। हाँ। जब बंदा झूठ बोलता है ना, उनके सिपह सलार और मीडिया वाले जैसे जितनी भी चीज़ें उन्होंने कही
वो झूठ साबित हुई। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इसकी इंक्वायरी करवाना है, जो पहले दिन का उन्होंने पहलगाम अपने वाला वाक़ा हुआ था। पहलगाम वाला जी। वो वाक़या जो हुआ, उन्होंने कहा इसकी इंक्वायरी करा रहे गैर जानबदार, हम तैयार हैं। तो तो उस भाग दिन वो गए। उसका झूठ साबित हो गया था। ये सारी चीज़ें ना, उसकी एक एक चीज़ जो उन्होंने कही है वो सारी चीज़ें झूठ साबित हुई, एक चीज़ सच साबित नहीं हुई। बंदा झूठ मकारियाँ चलाकियाँ उस वक्त दिखाता है जब वो शिकस्त खा रहा हो। वो हमेशा ही दिखाता है वो मोदी। नहीं, यानी कि मकारी है उसमें। हाँ। क्रिमिनल माइंड है ना, वो खुद दहशतगर्द है ना। दहशतगर्द है तो उसने फिर ऐसे ही झूठी भी ये दहशत ही फैलाई है ना उसने अपने मुल्क में। हमारे तो कभी किसी ने ब्लैकआउट नहीं की, यहाँ पे लाइट बंद नहीं हुई, लोग आम फिरते, अपने दुकानें खुली हैं, शॉप से अपना अल्लाह का शुक्र बिजनेस है। कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये कौम कर रही, वो इतने डरपोक और बुज़दिल है ना बेसिकली हिंदू, वो बुज़दिल है। और जी मेरे फैसल साहब ने जो कहा, जो लोग उधर उठे सिख कम्युनिटी की बात करी, उनका क्या अकलीत, हमारे पास अकलीतें हैं ना, हमारे कितने हिंदू हैं असम्बली में, हर जमात से हिंदू उधर बैठे हैं, पीपल्स पार्टी में बैठे हैं, नून लीग से हिंदू हमारे साथ बैठे हैं। हम प्रॉपर जियो और जीने तो उसके पास ये चीज़ है ही नहीं। सिख हैं, हमने सिखों को इधर, जो भी मिनॉरिटी है हर एक को इज्जत देते हैं, लेकिन वो जो उसके पास उधर मसीह हैं और हिंदू सिख हैं और जो मुसलमान हैं, उनको तो वो कहता है मैं किसी को छोड़ूँ ही ना, वो अपने अलावा हिंदू के अलावा कोई चीज़ नहीं दे। ऐसे निज़ाम नहीं चलता। आखिर चीज़ें वो उभरती हैं और तहरीकें बनती हैं। ये एक इतनी बड़ी, जैसे कि फैसल साहब, तहरीक बन जानी थी ना, कोई 2 4 5 दिन निकले, अगर सिख ही सारे निकल आते मिल के, मुसलमान निकले, इसकी सीटें भी और इलेक्शन, अब इलेक्शन में बहुत बड़ा लॉस होगा। नहीं करने देंगे आपको। जी उन्होंने कहा आप गलत कर रहे हो, हम उधर जाते हैं, हमें इज्जत मिलती है। जो भी इबादत गाह है सबकी अपना अपना अकीदा है, कोई जो मर्जी करे, मुसलमान मसीह जो भी अपनी अपनी इबादत गाह है ना, हम करते हैं, हमारा मजहब है, हमारा अमान है, हम उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो उन लोगों को भी हम गुजारने दे रहे हैं। हिंदू इधर आते हैं, ननकाना साहब जाते हैं, उधर वो करतारपुर जाते हैं, सारे जो भी, बल्कि उनको मेनटेन करके जगह दी है। तो ये बड़े दिल होते हैं। और ये बैनुल-अक़वामी ताकत, वो उधर मसीहों को भी मार रहा है, बैनुल-अक़वामी ताकतें सोई हुई हैं। यानी कि इनको लगाम डालनी चाहिए। और ये पूरा जो है असल, वो सिर्फ जो है वो सोचते हैं पाकिस्तान का चाइना के साथ तल्लक है, उनका बांग्लादेश के साथ, ये नहीं सोचना चाहिए। सोच इज्तिमाई होनी चाहिए, जो दुनिया के लिए क्या बेहतर, उस साइड पे हमें जाना चाहिए। उसके लिए अच्छा नहीं आपने इतनी देर, इतने साल बांग्लादेश को अपने साथ जोड़े रखा, आपने जो है वो इशारों पे चलाते रहे, हसीना वाजिद की सूरत में आप वो कठपुतली के तौर पर उसे चलाते रहे। तो हमने तो ये चीज़ें कभी नहीं सोची कि इसके साथ बांग्लादेश है, इसके साथ अमेरिका है, इसके साथ कौन कौन है, इसके साथ इसराइल है। तो हम तो जो है वो बड़े खुले दिल से चलते रहे। उसके अलावा मैं हमेशा बात करती हूँ कि जिस तरह से हम दहशतगर्दी के विक्टिम बने रहे, हमें पता भी था, हमारे पास सबूत भी थे, हम पेश करते भी रहे, लेकिन हमने कभी भी आपके मुल्क में दरअंदाजी फिर भी नहीं की। हम जो तरीक़ाकार होता है बैनुल-अक़वामी फोरम्स पे हम अपनी आवाज़ उठाते रहे, हम वहाँ से जो है वो इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने का जो है वो मुतालबा करते रहे, लेकिन हमने किसी किस्म का अटैक, किसी किस्म की दरअंदाजी, किसी किस्म की बदतमीज़ी नहीं की। लेकिन आपने एक पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बना के उसके ऊपर इल्ज़ामात की बेस के ऊपर आपने हमारे मुल्क में जो दरअंदाजी करने की कोशिश की, उसका जवाब फिर आपको मिल गया। एक ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हमारे गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। बट साहब जो बात कर रहे थे अभी हम ब्रेक में राफेल के हवाले से, राफेल के जब इंडिया के पास नहीं थे 2019 में, जब यहाँ पर वो उन्होंने अभिनंदन को जो है वो वापस गए थे अभिनंदन, और वो फेलियर हुआ था, तो उनका ये ख्याल था कि अगर राफेल होते तो सिचुएशन कुछ और होती। ना सिर्फ ख्याल था बल्कि उन्होंने इसका इजहार भी किया था कि अगर हमारे पास राफेल होंगे तो सिचुएशन ये नहीं होगी। अब उनके पास राफेल भी थे। अब मोदी अपनी अवाम को क्या जवाब देंगे कि इतने महंगे, इतना, अब आपको पता है इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, तो उस अवाम को क्या जवाब देंगे कि जिनको जो सड़कों पे सोना पड़ता है और इतने महंगे महंगे तैयारे और इस तरह की चीज़ें, बजट जो अस्करी बजट है वो इतना ज़्यादा है, अब उस अवाम, गरीब अवाम को क्या जवाब देंगे मोदी? मुझे ये लगता है कि मोदी ने अवाम को ट्रैप करने के हवाले से पाकिस्तान से ये मतलब बात पास करने की, मतलब दरअंदाजी करने की कोशिश की। जी। अब मुझे ये लगता है कि मोदी जो है वो नॉकआउट हो जाएगी, उनकी हुकूमत को शदीद खतरा है, और अपनी हुकूमत को बचाने के लिए वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दंगा फसाद कराएंगे, ये बात आप नोट कराएंगे, क्योंकि अवाम की तवज्जो शिफ्ट है कहीं और शिफ्ट करने के लिए। अब मोदी जो है वो अपने अंजाम को पहुंचने वाले हैं, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि अब अवाम जो है उनको माफ़ी देंगे,
क्योंकि एक तो राफेल वाली खरीदारी, राफेल में आई थिंक सो कल हम बात कर रहे थे $300 मिलियन का है, और JF-117 जो है वो $30 मिलियन का है। तो 30 और 300, ठीक है ना, आप अंदाजा लगा लो। बहरहाल मैं ये कहूँगा कि राना साहब का, मतलब आपने ये सवाल उनसे पूछा नहीं, पूछना चाहिए कि राना साहब के वालिद जो हैं वो भी पाकिस्तान की अफवाज में खदमात अंजाम दे चुके हैं। ये प्रोग्राम से पहले में बड़े वाक़यात सुना रहे थे, अच्छा, हमारे नाती को भी सुनाए। राना साहब बताइएगा फिर आपने क्या अपने वालिद साहब से सुना, उनसे क्या एक्सपीरियंस आपने मेरे वालिद साहब ने सेकंड वर्ल्ड वार भी लड़ी थी, तो जब 71 की वार हुई ना, तो हम बड़े छोटे थे। बहादुरी की दास्तान है जो हमारी फौज में है ना, वही है। तो मेरे जो नानी नाना ना, वो फैसलाबाद वाली साइड पे रहते थे। अच्छा, हमारे मामू और सारे वो इधर आ गए कि चलो अपनी फैमिली उधर शिफ्ट कर दें। मेरे वालिद ने कहा हमने यहाँ पर जीना है, यहाँ पर मरना है, तो हम इधर ही रहेंगे। यानी कि वो बहादुर जैसे कि फौज में कोई भी कुदरती हो, वो जगह नहीं अपनी छोड़नी। तो हमारा सिपह सलार भी एक सामने मौत है, डेथ वारंट पे वो साइन करके गए, तो वो अपने मौत को गले लगा के जाते हैं, मौत को अपनी महबूबा समझते हैं जो हमारे फौजी हैं। तो मैंने यही सीखा है उनसे कि ज़िंदगी में कभी किसी से, सिर्फ अल्लाह की ज़ात है सारा कुछ, हर चीज़ को अपने गले से लगाना है। कोई बुरे वक़्त जो है, मौत जो भी आनी है, एक वक़्त मुकर्रर है, हम बच नहीं सकते उससे, हमारा इस पे ईमान है। हम, उन्होंने कहा था हमने आगे पीछे नहीं जाना, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप तशरीफ़ लेके आए। और हम, और वो जाते थे, रिटायरमेंट उनकी हो गई थी, वो रिटायर्ड लोगों को भी बुला लेते थे। वो जाते थे 71 की, 65 की तो उन्होंने वार लड़ी थी, उस वक़्त वो फ़ौज में थे, बाद में भी वो जाते रहे बड़ी बहादुरी से। ये जंग जो है ना, ये जंग उन जंगों से बड़ी मुख्तलिफ है। हालाँकि 65 की जंग हमारी बड़ी अच्छी, जैसे वो आए थे हमारे जवान टैंकों के नीचे, 600 टैंक का हमला किया था, बम बांध के नीचे लेट गए थे, बड़ा अमानी जज्बा था, कुव्वत थी। अब तो ये जंग मुख्तलिफ हो गई है। 65 की जंग जो है वो भी एक तारीखी जंग थी। जो 71 की है ना, उसमें चीज़ें हमने बड़ा कुछ खोया था। वो जंग में इतनी कोई बेहतर जंग नहीं समझता था हमारे लिए। बांग्लादेश भी चला गया आहिस्ता-आहिस्ता हमारे हमारे यहाँ बकारी पाई और हमारे, कि वो उसको हाँ, एक्सेप्ट भी तो करते वो, हैं। और ये जो जंग है उसका इसका ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब, पॉलिटिकल जो विंग था, वज़ीर आज़म साहब ने जो डिसीजन लिए, उस वक़्त डिसीजन लेने में कोई आगा पीछा होता रहा, जो भी जिनका काम है उन्हीं को साझी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो डिसीजन लिए सिपह सलार के हवाले, सिपह सलार तो वैसे ही उनके अंदर जज्बा ऐसा है ना हमानी, उन्होंने, उनकी तकरीर आप सुन लें, एक-एक कुरान पाक की आयत, एक-एक लफ्ज़ का, फिर उर्दू में जब वो बताते हैं, तो वहाँ से नज़र आता है। तो जो उन्होंने किया है, और फ़ज़ाइया ने जो लोहा मनवाया है अपना, जाके उधर 10 जगह को टारगेट करके और बाहिफ़ाज़त आए, मैं दोबारा उस चीज़ का ज़िक्र कर रहा हूँ, ये फ़र्क है कि हमारा नुकसान नहीं हुआ इतना। पहली जंगों में हमारा नुकसान होता रहा, इस जंग में हमारा इतना नुकसान नहीं हुआ, हमारे दुश्मन का नुकसान हुआ है जितना भी हुआ है, और सबसे बढ़ के हमने उसकी खारजा पॉलिसी जो भी थी वो फेल कर दी है। इसमें भी वो फेल हो गया था। तो इस जंग में हमने बहुत अपने आप को ना इम्प्रूवमेंट लेके आए। हमारे अदारे का मोराल, जो लोग बातें करते थे, बहुत अप हुआ है। मैं अदारे को सैल्यूट पेश करता हूँ, हाँ, बिल्कुल। और मैं अपने वज़ीर आज़म को भी सलाम पेश करता हूँ कि जिस हिकमत अमली से उन्होंने अपनी खारजा पॉलिसी बेहतर की है, ये नामुमकिन को मुमकिन बनाए। बट साहब आप बड़ी देर से प्रोग्राम में मुझे बता रहे थे कि, और अवाम को भी बता रहे थे कि इंडिया असल में तब से सबसे ज़्यादा जेलस हुआ है जब से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को सीज़ फायर या सुलह के मुआहदे और बाहर के ममालिक के मामलात सुलह सफाई वाले जंग बंदी के में जो है वो कंसिडर करना शुरू करते हैं, तो वो इन्हें सबसे ज़्यादा बुरा लगा। यूक्रेन रशिया में गालिबन आपने मुझे ज़िक्र किया था कि वहाँ पे शायद पाकिस्तानी फ़ौजों को बुलाया जाए और मामला तय कराया जाए। तो तब से ये लोग कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का इमेज ख़राब किया जाए। वो जो एक्सप्रेस थी, वो जाफर एक्सप्रेस, उसका हादसा भी इन्होंने इसीलिए करवाया था कि लोग समझे कि जो पाकिस्तानी फ़ौज है वो अपने इलाके में जो है वो हिफाजत नहीं कर सकी या बचा नहीं सकी। तो बताइएगा कि अल्लाह ने किस तरह से बाजू पकड़ा, और जहाँ पर इमेज ख़राब करने की कोशिश की जा रही थी दुनिया में, वहाँ अब इमेज कहाँ चला गया पाक फ़ौज का? फरहान, मैं आपके नाज़रीन के लिए ये बताऊंगा कि पाकिस्तान
की जो अफवाज हैं वो सिर्फ यूक्रेन और अगर रशिया आपस में अमन माहिदा होता है तो उसके लिए वो डिमांड नहीं कर रहे कि उनके ट्रूप्स का दुनिया में कहीं भी अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान की फ़ौज को प्रेफर किया जाता है कि इनको बुलाया जाए ताकि ये अपने प्रोफेशनली एक्सपर्टीज़ के ज़रिए अमन व अमान को कायम रखें दुनिया में जहाँ जहाँ फसाद बरपा है उस पाक फ़ौज उधर खदमात अंजाम दे रही है। अब दूसरी बात ये कि जो इंडिया ने आपने बात की पाकिस्तान की फ़ौज का मोराल डाउन करने के हवाले से जाफर एक्सप्रेस वाला वाक़या कराया और फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना आए जाफर एक्सप्रेस वाला वाक़या इसलिए करवाया। फिर तीसरा ये हुआ कि हमारी फ़ौज ने तो भी लड़ाई ही हमारी तो एक फ़ज़ाइया ही उन्हें लेके बैठ गई इंडिया को। अभी तो ना नेवी ने कुछ किया ना हमारे कुछ किया ना बड़ी फ़ौज ने कुछ किया वो इंडिया लेके बैठ गए इंडिया को फ़ज़ाइया जो है वो लेके बैठ गई और उनकी फ़ज़ाइया पूरी तरह पिट गई। उनकी फ़ज़ाइया और हमारी फ़ज़ाइया का अगर अंजम बराबर किया जाए तो वो हमारे से 3 गुना है और उनका बजट भी 3 गुना है और हम मतलब थर्ड मतलब चौथाई हिस्सा हमारा बजट है और हमारी फ़ज़ाइया भी बहुत कम है। उसके अलावा जिस तरह नाना साहब ने शुरू में कहा कि $10 बिलियन और $86 बिलियन वाली बात उसमें आप अंदाज़ा लगाएं कि $10 बिलियन वाला जो प्रोपेगेंडा है ये हमारे पाकिस्तान के लोग करते हैं कि फ़ौज जो है वो बहुत ज़्यादा अखराजात करती हैं वो फंड बहुत दिए जाते हैं तो जिससे आप लड़ाई लड़ रहे हैं $86 बिलियन उनके अखराजात हैं यानी कि आज तो भाई जी तो फिर आप कहते हैं जवाब क्यों नहीं दिया अब मेरा ख्याल है कि राना साहब असेंबली में है इनको ऐसी कोई करारदाद जरूर पेश करनी चाहिए फौज पाकिस्तान के हक में कि उनके बजट के हवाले से कम जो है कोई प्रोपेगेट ना किया जाए क्योंकि उन्होंने प्रूव किया है कि वो थोड़े बजट में हैवी बजट वालों को नाक को चने चबवा और इसराइल से जो ट्रेनिंग लेते हो हाँ इसराइल कि देखें इसराइल से सामान लेते हैं इसराइल से मदद लेते हैं पैसे लेते हैं ट्रेनिंग लेते हैं उनके दफाई माहदे हैं बहुत ज़्यादा इंडिया के उनके साथ अब फिर इसराइली फौजी की जो वो जहाज और ये बात है ना हाँ वो साबित हो गई है। तो साहब राणा साहब को भी मैं चाहूंगी आप जरा बता दें वो बात को इसराइली फौजी वाली। वो जी एक पाकिस्तानी आर्मी अफसर इनको पता होगा आर्मी अफसर जो है वो ट्रैवल कर रहा था जहाज में तो उसके साथ एक बंदा बैठा आपस में इंटरेक्शन हुआ उसने कहा मैं इसराइल से उसने कहा मैं पाकिस्तान से हूँ मुसलमान हूँ वो भी फौजी था आपस में बातचीत शुरू हो गई तो ट्रैवल आपको पता सफ़र करते हैं बंदा थोड़ा खुल जाता है बात पेश आता है तो उसने कहा कि हमारी ट्रेनिंग में हमें सिर्फ वार्न किया जाता है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस से आपने बच के रहना है सऊदी अरब की नहीं यूए की नहीं ईरान इराक की नहीं पाकिस्तान की फौजी जो है ना स्टैंड या फौजी सिक्योरिटी जो इदारे हैं उनसे बच के रहना क्योंकि प्रोफेशनलिज्म से बहुत ज़्यादा उनका जज्बा बहुत ज़्यादा तो वही बात है पर जज्बे फिर वो इसलिए इसराइल सामने भी नहीं आया और पीछे पीछे से ही पीछे निकल गया। जो इसराइल ने एक प्लान बना रखा है ग्रेटर इसराइल का जो एक मैप है उसका उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हरकत थी पाकिस्तान में भी शामिल थी वो मेरा ख्याल है बट साहब अब उनकी गलतफहमी दूर हो गई होगी और अब वो अपना प्लान चेंज कर लेंगे। आई थिंक सो कि मेरा ख्याल है ये प्लान जब तो उन्हें अंदाज़ा हुआ होगा कि ये आग जो हम किसी के घर में लगाने जा रहे हैं ये हमारे घर तक पहुंचे और पाकिस्तान से नहीं लड़ना और असल में ना उन्होंने थोड़ा सा ट्राई किया है उन्होंने ट्रेलर लिया है इंडिया के थ्रू। ये जितने ममालिक हैं ना इन लोग इज्तमाही तौर पे ना उस वक्त इतनी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी ये 97 की बात है तो अफवाहें सुनते थे कि जो ये पावरें हैं ना इन्होंने साथ इसराइल भी इंडिया भी और सुपर पावर भी इन्होंने ये कहा है कि आने वाले वक्त नाउजुबिल्ला पाकिस्तान नक्शे पे नहीं होगा। हाँ यानी कि ये उस वक्त प्लानिंग थी अब की प्लानिंग का तो फैसल साहब ने जो जैसे भी बता दिया लेकिन अब चीज़ उससे बहुत आगे निकल गई है। इसराइल को सिर्फ पूरी दुनिया में खटकता है तो पाकिस्तान खटकता है उसकी फ़ौज ने तो ये बता दिया उसको जज्बा मानी के हिसाब से ये याद रहेगी बातें सदियों। अब थोड़ा बहुत भी कोई इसमें कोई इनका थोड़ा बहुत भी दिमागी तौर पे ये लोग ठीक हुए तो पाकिस्तान की तरफ पहली आंख नहीं देखेंगे। जो पाकिस्तान के हमारी जो फ़ौज की पोजीशन है ये तो एक सोल्जर से जो बात की है यहाँ पर तो अल्लाह का शुक्र है जितने भी हमारे 313 वाली बात की उनके आटे में नमक के बराबर है हमारे पास तो फिर भी अल्लाह के फजल से इतनी अच्छी फाइट की है और तमाम मेरा ख्याल ये बड़ी फ़ौज ने
भी बहुत ज़्यादा, यानी कि उनके ब्रिगेड वगैरह ना, दोनों उन्होंने भी बिठाया। जितनी उनकी चौकियां और मोर्चे बॉर्डर पे वो खाली हो गए थे, छोड़ के भाग गए थे। सफेद झंडे लहराए अच्छा है, ये लहराए गए, तो वो भी सर बड़ी फौज ने बड़ा उधर मुंह तोड़ जवाब दिया। जी। तो फिजाइया ने तो कमाल ही कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। पर साहब एक और फील्ड है जिसके बारे में बात करनी चाहिए, जिससे आप और मैं बिलोंग करते हैं। मीडिया के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मीडिया के किरदार के बारे में क्या कहेंगे? इंडियन मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया का मुवाज़ना करें ज़रा, इन 3-4 दिन में क्या करते रहे हैं? मेरा ये ख्याल है कि जिसमें इंडियन फौज जो है वो एक्सपोज हुई है, इंडियन हुकूमत जो है वो पाकिस्तान हुकूमत के आगे एक्सपोज हुई है, इस तरह इंडियन मीडिया दुनिया के आगे एक्सपोज। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान पे जब हमले हुए, पाकिस्तान के मीडिया ने बहुत संभल कर रिपोर्टिंग की, पाकिस्तान के मीडिया ने बहुत रियलिस्टिक रिपोर्टिंग की और ज़्यादा को कम बताया या दिखाया कि पैनिक क्रिएट ना हो, फेक न्यूज़ नहीं फैलाई। अच्छा, इसके बदले में इंडियन मीडिया ने मतलब थोड़े को बहुत ज़्यादा करके दिखाया और चीख-चिकार और मतलब झूठ पे मबनी स्टोरीज़, पैकेजेस चलाए, वीडियोज़ शेयर की जो एआई के ज़रिए बनी हुई थी। कभी उन्होंने कहा खुदा ना खास्ता फैसल मस्जिद पे उन्होंने हमला कर दिया। बाकायदा तस्वीरें में शेयर करते रहे। तस्वीर शेयर करते रहे। तो मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी इंडिया ने बतौर मुल्क और इदारे इकट्ठी लूज किया। आपको पता है ये फिल्में भी ऐसी बनाते हैं, हाँ, ये हिस्ट्री गलत कर देते हैं पूरी मूवी में। बंदा मूवी देखता है, बंदा हैरान हो जाता है, बंदा किताब खोलने पे मजबूर हो जाता है कि ये इस कदर प्रोपेगेट करते हैं, ये इतना मिसगाइड करते हैं। अब ये इन चीजों पे उतरे हुए थे। हर चीज़ में ट्रस्ट होती है। जी। इस जो बंदा अपना ट्रस्ट खो देता है ना, आपके घर के मुलाजम हो, फैमिली मेंबर हो, खानदान में जो ट्रस्ट खो देना, बैनुल-अक़वामी तौर पे इसका ट्रस्ट, इस पे कोई यकीन नहीं करेगा, इनकी न्यूज़ पे कोई यकीन नहीं करेगा। हमारा मीडिया तो मुख्तलिफ है ना, ये तो पॉजिटिव चीज़ों को लेकर है, इनके मज़हब के हिसाब से भी हर चीज़। हमारी तरबियत मीडिया की कुछ और हुई है, हमारे मीडिया ने लेकिन कमाल किया है। उन्होंने जो सच था, हर सच को पहुँचाया हम तक, झूठ नहीं। नहीं, ये हक़ाइक़ पे बात नहीं कर रहे, ये भी झूठ है, ये भी झूठ है। एक-एक चीज़ की हमारे मीडिया ने निशानदेही की है। मैं अपने मीडिया को सलाम पेश करता हूँ कि इन्होंने जो इस पे हिस्सा डाला है। बट साहब सोशल मीडिया का किरदार, मीडिया का किरदार एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब भी ऐसे कोई हालात होते हैं। हम अक्सर बात करते हैं कि जब ऐसी कोई हंगामी सूरत हाल होती है तो जहाँ बाकी इदारों में छुट्टियाँ हो जाती हैं, मीडिया वालों की ड्यूटी और सख्त हो जाती है। चाहे ज़लज़ला हो, चाहे तूफ़ान हो, चाहे सैलाब हो, चाहे जंग हो, कोई देखिए, एयर स्पेस खुलने से भी इस बात की निशानदेही होगी कि दोनों मुल्कों में अब जो है ना लड़ाई हुई होगी। ये भी इस बात की दलील है कि एयर स्पेस खुल गई है और रूटीन की फ्लाइट्स ये कितना बड़ा चैलेंज था इंडिया के लिए एयर स्पेस का। लाखों करोड़ों डॉलर रोजाना का उनका नुकसान हो रहा था। ये तो इसको तो साइड पे कर देना, क्योंकि ये तो नुकसान हो रहा था, वो सह रहे थे। अब वो आ गए थे घन चक्कर में, खुद ही अपने जाल में फंस गए। क्योंकि हमसायों से भी नहीं ना बनाई हुई, इसराइल से खत्ते में किसी के साथ भी नहीं बनती, अमेरिका के साथ। अफगानिस्तान हाँ, उसको भी यूज कर रहे हैं अपने पर्पे। पाकिस्तान के खिलाफ मिसयूज करने के लिए। खुदा न खास्ता जिस दिन जरूरत पड़ी ये उसे भी यूज कर सकता है। तो इंडिया जो है उसकी जो स्ट्रैटेजी है, हम कहते हैं कि पूरे मुल्क को नहीं हम कहते, लेकिन ये जो मोदी है उसके शरारती होने की, उसके तकरीबकार होने की, उसके जो है वो अज़ाइम बहुत ज़्यादा फसादियत वाले हैं, इसके ऊपर पूरी दुनिया जो है वो अब मान चुकी है। पाकिस्तान को अल्लाह ने पे दर पे बार-बार इस चीज़ की कामयाबी माशाल्लाह दी कि पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ जो है वो पूरी दुनिया में तस्लीम करवा चुका है। पाकिस्तान बार-बार इस चीज़ की निशानदेही करता था कि इंडिया जो है वो हमारे यहाँ दहशतगर्दी करवा रहा है, इंडिया में दहशतगर्दी पल रही है, इंडिया में जो है वो दहशतगर्दी की सोच जो है वो चल रही है, लेकिन दुनिया इस पे खामोश थी। अब दुनिया खुद भी मजबूर थी, बैनुल-अक़वामी तौर पे प्रेशर था, क्योंकि खुद भी अक़वाम मुत्तहिदा इस चीज़ की तस्दीक कर चुका था कि इंडिया जो है वो दहशतगर्दी में मुलविस है। कनाडा में करवाई, अमेरिका में करवाई, पूरी दुनिया अब इनका जो है वो घिनौना चेहरा जान चुकी थी। इसलिए इस तीज़ फाइल को करवाना पूरी दुनिया का किरदार बनता भी था और उनकी मजबूरी भी थी, उनके लिए ज़रूरी भी था, क्योंकि वो खुद आर्टिकल्स छाप चुके थे कि इंडिया से दहशतगर्दी होती है, तो अब रोकना तो पड़ना था। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने अपना कीमती वक्त इस प्रोग्राम के लिए दिया। अपनी आवाम को एक बार फिर से मुबारकबाद पेश करेंगे और अपने मुल्क की सलामती के लिए हमेशा दुआ किया करें, हमेशा अपना किरदार अदा किया करें, हमेशा पॉजिटिव रहा करें। बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफ़िज़।